स्वागत है 10th स्टैंडर्ड हिंदी 5th चैप्टर मेरा बचपन का एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। पहला नई एक पैरा की ओर चलते हैं। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी सेतुकार्या भी कहा जाता है तक लाने ले जाने का काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जैनुलाब्दीन की मेरी बड़ी बहन जौहर से साथ शादी हो गई। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार में हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें वहाँ गई। उसी में पामवन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरत को ही देखा था। उसके अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। तो अब्दुल कलाम जी के पिता नौकाएं बनाने का काम कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये काम शुरू किया था तो अब्दुल कलाम जी सिर्फ 6 साल के थे। उनके पिता ने जब ये काम शुरू किया तो ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लेके जाती थी। तो उनके साथ जैनुलाब्दीन नाम के व्यक्ति काम करते थे। उसके बाद जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति काम करते थे अब्दुल कलाम के पिता जैनुलाब्दीन के साथ। और उसके बाद जलालुद्दीन की शादी अब्दुल कलाम के बहन जौहर से हो गई। तो अब्दुल कलाम नौका अपने पिता को गौर से देखते रहे थे जब वो नौका को आकार देते थे। तो उनके पिताजी का कारोबार अच्छा चल रहा था। तो एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया रामेश्वरम में। तूफान से सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नाव वहाँ गई। तो वहाँ पर पामवन पुल नाम का एक पुल है, वह टूट गया। तो उस तूफान की वजह से वह पुल टूट गया और बहुत सारे यात्री मर गए। तो तब तक सिर्फ अब्दुल कलाम जी ने समुद्र की खूबसूरत को ही देखा था, मगर उसके बाद उन्होंने उसका गुस्सा भी देखा। तो यहाँ 8 पैरा का एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए 9 पैरा की ओर चलते हैं। उम्र में काफ़ी फ़र्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषय पर बातें करते थे। तो अब्दुल कलाम और जलालुद्दीन के बीच में बहुत गहरा दोस्ती हो गया। अब्दुल कलाम और जलालुद्दीन अब्दुल कलाम से 15 ईयर्स ज़्यादा थे और
जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को आज़ाद कहकर पुकारते थे। वह दोनों साथ में शाम को बाहर घूमने जाते थे और वह मस्जिद वाली गली से निकल के समुद्र की ओर चलते और जलालुद्दीन उन्हें आध्यात्मिक विषयों के बारे में भी बताते थे। तो यहाँ 9th पैरा का एक्सप्लेनेशन है। प्रसंगवश मुझे यहाँ भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया का बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों और समकालीन साहित्यों और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया के बोध कराया। तो वह आध्यात्मिक विषयों के बारे में बताते थे और प्रसंगवश अब्दुल कलाम जी कहते थे कि उन्हें यहाँ भी उल्लेख करना चाहिए कि उनके पूरे इलाके मतलब उनके मस्जिद वाली गली में जलालुद्दीन जितना शिक्षित कोई भी व्यक्ति नहीं था। उन्हें अंग्रेज लिखना भी आता था और मेरे परिचितों में अब्दुल कलाम जी यहाँ कह रहे हैं कि जलालुद्दीन के बराबर मस्जिद गली में कोई भी उतनी शिक्षा नहीं पाया होगा। तो जलालुद्दीन हमेशा शिक्षित व्यक्तियों और वैज्ञानिक खोजों और समकालीन साहित्यों और चिकित्सा वैज्ञानिक के बारे में अब्दुल कलाम को बताते हैं। उपलब्धियों के बारे में अब्दुल कलाम जी को बताते हैं। वही थे जिन्होंने सीमित दायरे से, जो अब्दुल कलाम सीमित दायरे में थे, मतलब वो ज़रा थोड़ा पढ़ते थे, मगर वहाँ बाहर निकाल कर उन्होंने नई दुनिया भी बोध कराया। चलिए 11th पैरा की ओर चलते हैं। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एवं दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहीं उग्र राष्ट्रवादी एसटी और मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर में पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। तो जलालुद्दीन के बारे में बताने के लिए बाद अब्दुल कलाम जी पुस्तकों के बारे में कहते हैं कि उन्हें पुस्तक दुर्लभ वस्तु मतलब बहुत प्रिय वस्तु थे। वो हमेशा पुस्तक पढ़ते रहते थे। तो उनके मस्जिद गली में यहाँ स्थानीय स्तर पर एक व्यक्ति थे। वहाँ राष्ट्रवादी एसटी और मानिकम जी थे, जिन्होंने अब्दुल कलाम जी को प्रोत्साहित किया कि वह और पढ़े और वहाँ हमेशा अब्दुल कलाम जी को अपने घर में आकर पढ़ने के लिए, पुस्तक लाकर पढ़ने के लिए समय देते थे। तो यहाँ 11th पैरा का एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरा बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वहाँ रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुँचते थे जो पामवन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुलमा 1000 प्रति बिकती थी।
मतलब अब अब्दुल कलाम जी अपने जीवन में दूसरे मुख्य व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। तो वहाँ इनके चचेरे भाई शमसुद्दीन थे, जो रामेश्वरम में पत्र बेचते थे। एकमात्र वितरक, अखबारों के एकमात्र वितरक थे। तो अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से आती थी। तो यहाँ पर पामन से आती थी। इन अखबारों को एजेंसी को शमसुद्दीन अकेले ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की 1000 प्रति अखबारें बिकती थी प्रतिदिन। तो यहाँ 12 पैरा का एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं। बचपन में मेरा 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चों ने कोई भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। तो आखिर में अब्दुल कलाम जी यहाँ याद कर रहे कि उनके बचपन में बहुत प्रमुख दोस्तों रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश थे। तो यह तीनों दोस्तों ब्राह्मण परिवार से थे। रामानंद शास्त्री जो हमारे रामेश्वरम मंदिर के पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी के बेटे थे, जो जलालुद्दीन के जैनुलाब्दीन के बहुत बड़े दोस्त, बहुत मित्र, बहुत पास के मित्र थे। तो यहाँ पे अलग अलग धर्म थे, मगर पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, कोई भी झगड़ा नहीं किया जाता था। तो यहाँ आखिर में कह रहे हैं अब्दुल कलाम जी। तो यहाँ इस पैरा का पूरा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा कमेंट करना, और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को एमएन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।